Hello students, hope you all are fine and doing well. Now we start a new science lesson. So all of you please open your science book, page number 16, unit number 2, non-conventional source of energy. Energy is required to satisfy the different requirements of human beings. Energy is required for the preparation of clothes, for the constructions of houses, buildings, roads, railways tracks, for the development of means of transport and communications, etc. Energy is also essential for the development of human resources and to make them active and useful. As a result of development in the field of science and technology, a large number of industries have been developed. To run and operate the various machines in these industries, energy is required. Energy play a major role in operating all the electric application. एनर्जी आप सब समझते हैं, एनर्जी का मतलब क्या है? ताकत, या जिससे हम की कोई ऊर्जा काम करने की जिससे शक्ति मिलती है। तो ऊर्जा या एनर्जी क्या है? एनर्जी चाहिए है किस लिए? हमको कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए है। एनर्जी से ही हम क्या कर सकते हैं? कपड़े बना सकते हैं। एनर्जी के हेल्प से हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, किसी भी तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। एनर्जी जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल या ज़रूरी है। इसी की हेल्प से जो ह्यूमन लाइफ्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो एक्टिव और यूज़फुल होते हैं। और आज के टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई हैं, और उन सारे इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीन्स चाहिए, और उन मशीन्स को चलाने के लिए क्या चाहिए है? एनर्जी। और एनर्जी क्या करती है? किसी भी एनर्जी क्या मिलता है? मशीन्स चलती हैं, और उन मशीन्स से इंडस्ट्रीज़ चलती है। All the living things use energy to perform various vital activities inside as well as outside their body. All the organisms are able to move their body parts due to energy. Body temperature remains normal due to heat energy. Elephant, horse, camel, donkey, etc. are used to carry load. These animals consume energy to carry load. आप जो भी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स हैं, उनको क्या चाहिए? अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, चाहे वो अपनी बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी कर रहे हो या बाहर कोई अपनी बॉडी एक्टिविटी कर रहे हो। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हमको मूव करने के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए भी हमको हीट एनर्जी चाहिए है। एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, डोंकी जो भी लोड लेते जाते हैं, सामान ढोते हैं अपनी पीठ पर, तो इसके लिए भी इनको अपनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बींग्स. Animals depends on plants for their food directly or indirectly. Herbivorous animals get their food directly from plants and plants products. Carnivorous animals consume the flesh of herbivorous animals, so they depend on plants indirectly. Plants prepare their own food using solar energy. आप सबको पता है कि हमारे को, ह्यूमन्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। और ये खाना हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से या एनिमल से। तो प्लांट जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे अपने खाने पे के लिए डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। हार्बीवोरस याद है ना आपको? कौन से एनिमल्स हैं? वो एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनको हम हार्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? इनको ज़रूरत है अपने खाने के लिए, डायरेक्ट प्लांट्स के या प्लांट्स प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। कार्निवोरस याद है जी? वो एनिमल्स जो फ्लेश खाते हैं, यानी कि जो मांसाहारी होते हैं। ये इनको खाने के लिए
ये भी अपने इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। और प्लांट्स अपना फूड कहाँ से बनाता है, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रखा है। तो सन की प्रेजेंस में यानी कि सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्स। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज। हम एनर्जी को कई अलग अलग तरह के सोर्स से पा सकते हैं। मेन सोर्स क्या है? फर्स्ट है द सन। The sun is the ultimate source of energy on the earth. The sun is giving us energy for thousands of millions years continuously. The energy of the sun is known as solar energy. सबसे इम्पॉर्टेंट है सन की, तो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे, और ये हमको लाखों करोड़ों सालों से लगातार एनर्जी दे रहा है। एंड सन की एनर्जी को ही हम सोलर एनर्जी कहते हैं। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट एनर्जी। सन से हमको लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है। द एयर गेट्स हीट फ्रॉम द सन एंड द वार्म एयर रेज हायर इन द एटमॉस्फेयर। नियर बाय कूल एयर टेक्स द एम्प्टी प्लेस लेफ्ट बाय द वार्म एयर। दिस रिजल्ट इन एयर फ्लो। द एयर फ्लोज has wind energy. Therefore, wind energy is created due to solar energy. आपने देखा है कि जब सूरज निकलता है तो हवा चलती है और गर्म हवा आती है, और यही गर्म हवा जो है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है, वहाँ जाके ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है, और जो खाली जगह मिलती है वहाँ पे जाके उस गर्म हवा को फिर से इस तरह से एयर का फ्लो होता है, और वहाँ से फिर एयर फ्लो जो किस में चेंज हो जाती है? विंड यानी कि हवा की एनर्जी में चेंज हो जाती है। द वाटर इज़ द ओशन, लेक्स एंड रिवर्स गेट्स हीटेड बाय द सोलर एनर्जी एंड वेपोराइज्ड। दीज वाटर वेपर्स रेज अपवर्ड एंड फॉर्म क्लाउड्स। दीज क्लाउड्स कंडेंस एंड देन बैक डाउनवर्ड्स द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नोफॉल। जो पानी है, आपने देखा पानी कहाँ मिलता है? वाटर अलग अलग ओशंस, लेक्स और रिवर्स जो हैं, इन पे भी क्या होता है? जब सनलाइट पड़ती है यानी कि सोलर एनर्जी इनके ऊपर जाती है तो पानी क्या होता है? वेपराइज्ड होता है, पानी उड़ने लगता है, और ये पानी की जो वेपर्स होती हैं ये ऊपर जाके क्या बनाती हैं? क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनाती हैं, और ये बादल फिर से कंडेंस होके क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो इस तरह से जो पानी समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर गया बादल के रूप में, और फिर बादल से ही वही पानी बरस के वापस धरती पर आ जाता है। किसके फॉर्म में? बारिश या स्नोफॉल के फॉर्म में। द ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द प्लांट्स स्टोर सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। द सोर्स ऑफ आवर फूड इज प्लांट्स एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ प्लांट इज द सन। दस द सन इज द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। हमको खाना बनाने के लिए किस पे डिपेंड है? हम जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, और प्लांट्स का किस पे डिपेंड है खाना बनाने के लिए? सनलाइट पे। तो हम कह सकते हैं कि हम जो हमारा खाना है वो भी मेन हमको सन के से ही मिलता है। द फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। सिमिलरली वुड एंड डंग cake are also the source of energy. Both the wood and the dung cake contain solar energy in the form of chemical energy. इसी तरह से खाना जिस तरह से हमको सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी तरह से वुड यानी कि लकड़ी और डंग केक जो गाय का गोबर होता है ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट इज फ्यूल, ईंधन। एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स एनर्जी ऑन कंबंशन इज नोन एज फ्यूल। फ्यूल प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन कंबंशन। कोई भी चीज़ जिसको जलाने पर एनर्जी मिले उसको हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल से लाइट और गर्मी दोनों चीज़ मिलती है। फायरवुड, डंग केक्स, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, बायोगैस एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट आर यूजफुल फ्यूल्स। ये सब समझ में आ ही गया है आपको कि कोल है जो गाय का गोबर है, और कोल है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या है? बहुत ही यूजफुल फ्यूल्स हैं। कोल इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल यानी कि कोयला जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। LPG is used for cooking food in the town and cities. It is very convenient to use
LPG and it takes less time in cooking. LPG is very safe and pollution free fuel. आप सबके घरों में हम लोग के यहाँ आजकल LPG ही यूज़ होता है। ये क्या है, इससे पोल्यूशन कम होता है, साथ ही इससे हमारा खाना जल्दी बन जाता है। Petroleum products like diesels, kerosene, petrols are used for operating aeroplanes, trains, trucks, motor cars, generators, motorcycles, scooters, etc. All the means of transportation depends on petroleum products for energy. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब से क्या होते हैं, हमारे एरोप्लेन, ट्रेन, ट्रक, मोटर कार, जनरेटर, ये सब चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि और किसी भी तरह का जो ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जितने भी तरह के फ्यूल्स हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ यूज फॉर ऑपरेटिंग वेरियस मशीन इन इंडस्ट्रीज, फॉर लाइटिंग इन होम्स एंड ऑफिसेज, फॉर ऑपरेटिंग टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, फैन, कूलर, एयर कंडीशन एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी आप सबके घरों में यूज़ होती है, आप सब उसको बारे में जानते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को चलने के लिए या घर में भी हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, दैट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमको, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से मिलती है, अलग अलग तरह के पावर प्लांट से मिलती है। ये थर्मल भी हो सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी हो सकती है और न्यूक्लियर पावर भी। Electricity is consumed on a large extent in the engineering industry for operating various machine. लाइट से ही हमारी मशीन्स चलती हैं, जिसकी से हमारे इंडस्ट्रीज़ चलते हैं। नेक्स्ट पेज, बायोगैस। Chemical energy is stored in the excretory waste produced of the animals. For example, urine, sewage, dung, etc. contain energy in the form of chemical energy. आपने देखा जो वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, या गाय का गोबर है, सीवेज है, यूरिन है, ये सब क्या है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म्स हैं। Dung cakes are formed by drying the dung of different animals. Energy is obtained in the form of heat on the combustion of dung cake. आप गाय का गोबर है, अलग अलग जो जानवर हैं उनके गोबर से हम बनाते हैं, कंडे बनाते हैं, और जब उन कंडों को हम लोग जलाते हैं तो क्या है, हमको हीट मिलती है। बट द हार्मफुल स्मोक्स ऑल्सो इवॉल्व। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या है, धुआं निकलता है जो कि बहुत ही नुकसान करता है। गोबर गैस प्लांट और बायोगैस प्लांट इन द अनदर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द डंग। और इन गाय के गोबर से हम क्या गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट भी बना सकते हैं, और जिनको हम बायोगैस कहते हैं। बायोगैस इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, फॉर लाइटिंग इन हाउस एंड स्ट्रीट्स। बायोगैस के यूज़ से भी हम खाना बना सकते हैं, लाइट्स या घरों में हम लाइट जला सकते हैं। यूरिन, डंग, excretory products etc. are also used for source of energy. ये सब चीज़ें क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल आप समझ रहे हैं, रिन्यूएबल मतलब ऐसी चीज़ें जिनका दोबारा बनाया जा सकता है, यानी कि नवीनीकरण किया जा सकता है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एंड कोल आर नॉन renewable or conventional source of energy. These source cannot be obtained again. आपने देखा एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या दोबारा आता है? आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया अपनी और कहीं घूमने चले गए, वापस आए तो पेट्रोल की टंकी खाली हो गई, क्या उसमें फिर से पेट्रोल आप डाल सकते हैं? जो खर्च हो गया तो खर्च ही हो गया ना, ख़त्म हो गया, आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। आपको लेना हो तो आपको फिर से डालना है। तो इसी तरह से जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, नेचुरल गैस सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। इफ़ दे एग्जॉस्ट कम्प्लीटली वंस, पेट्रोलियम्स एंड coals are formed as a result of various slow processes in millions of year. पेट्रोलियम जो है वो बहुत सालों के स्लो प्रोसेस से बनता है। सो दिस सोर्स कैन नॉट बी डेवलप अगेन, इसलिए इसको हम दोबारा जल्दी से नहीं बना सकते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट वॉज बरीड
बर्न डीप इन द अर्थ। बहुत साल पहले जो है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, पहले क्या थे, बहुत जो बड़े जंगल थे, वो जंगल के जंगल ज़मीन की उथल पुथल या भूकंप आने पे नीचे दब गए, और उन्हीं जो प्लांट्स, जो वहाँ उस फॉरेस्ट के जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो सब उसके नीचे दब गए, और उन्हीं से ही एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, वो सब जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बीच में कोल या कोयले में चेंज हो गए। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ फॉसिल्स अंडर वाटर। और पेट्रोलियम कैसे बना? पेट्रोलियम बनने के लिए जो वाटर में, यानी कि पानी के नीचे जो डिकम्पोजिशन हुआ इन सब जानवरों की हड्डियों का, धातुओं का, उससे जो है पेट्रोलियम बना। Most of the petroleum wells are found in seas. Petroleum is a mixture of large number of hydrocarbons. Petrol, diesel, kerosene, etc. are obtained from petroleum by by fractional distillation of petroleum. अब ये जो आपके पेट्रोलियम्स हैं, ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मिक्सचर हैं हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था, मेन जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इसको बनाने के लिए हमको पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल। कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। एट प्रेजेंट अबाउट 80% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मैन इज सेटिस्फाइड बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आज के समय में लगभग 80% जो है एनर्जी, वो इन्हीं से मिलती है। नेक्स्ट इज रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल का मतलब जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। द सन, वाइंड, वाटर एंड बायोगैस आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज सोर्स कैन बी रिन्यूड। कौन कौन से हैं? सन है, वाइंड है, हवा है, पानी, और बायोगैस जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इनको हम दोबारा बना सकते हैं। वाइंड एनर्जी इज़ यूज टू रन वाइंड मिल्स टू प्रोड्यूस electricity. Energy of water is used to produce electricity in hydroelectric plants. Biogas is used for cooking food, for lighting in house and streets. तो इस तरह से आप देख रहे हैं। फिर एनर्जी इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। एनर्जी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है। और द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड बाय कंज्यूमिंग एनर्जी। ऑल द physiological reactions of the body, that is digestion, respiration, excretion, etc. require energy in the one form or the another form. हमारी जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारा डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन, इन सब के लिए भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। द ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर एंड असिस्ट इन मूवमेंट ऑफ मसल्स। ब्लड कंज्यूम एनर्जी इन दिस प्रोसेस। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के सोर्स क्या क्या हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, tidal energy and biomass are the non-conventional source of energy. सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब क्या हैं? आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। और इसके बारे में आइए, फर्स्ट हमारा है सोलर एनर्जी। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, आप लोग इसको बुक में पढ़ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे। सोलर एनर्जी, जैसे कि सोलर कुकर, आपने गांव में देखा होगा, सोलर कुकर एक बॉक्स जैसा होता है, जिसके अंदर कई तरह के ग्लास, एक बॉक्स जैसा होता है, बॉक्स के ऊपर एक मिरर लगा होता है, और एक उसमें ग्लास की शीट होती है, उसके अंदर बॉक्स रखे होते हैं, और उसमें खाना बनाने का सामान रख के उसको धूप में रख दिया जाता है, और धूप की गर्मी से ही उसमें खाना जो है वो बन जाता है। तो सोलर कुकर। इसी तरह से सोलर सेल है, इसमें क्या होता है कि एक सोलर पैनल बना दिया जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है सोलर पैनल का, जिससे हम लोग अपने सेल को चार्ज करते हैं और घरों में लाइट करते हैं। इसी तरह से सोलर वाटर हीटर भी है, जिससे पानी गर्म किया जा सकता है। सनलाइट की हेल्प से पानी गर्म हो सकता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए? सोलर एनर्जी के। फिर वाइंड, नेक्स्ट इज वाइंड लाइफ। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू ब्लोइंग एयर इज नोन एज वाइंड एनर्जी।
जो हवा के चलने से काइनेटिक एनर्जी बनती है उसको हम वाइंड एनर्जी कहते हैं। वाइंड एनर्जी इज़ यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल। विंड मिल इज़ यूज टू रन फ्लोर मिल। जो विंड मिल है वो आपकी इस तरह से चलती है, जिसको हम लोग हिंदी में पवन चक्की कहते हैं। जैसे जैसे हवा चलती है और इसकी हेल्प से उस पवन चक्की भी चलती है और हमारे जो आटा छानना होता है वो ईजिली छन जाता है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो से मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी से बनने वाली एनर्जी। द फ्लोइंग वाटर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जो झरने या पानी बहते हुआ पानी है जो बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे गिर रहा होता है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है और उससे हम लोग जल से पानी से लाइट बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोमास एनर्जी। बायोमास में क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, डंक, एग्रीकल्चरल वेस्ट एक्सेट्रा आर नोन एज बायोमास। बायोमास के अंदर आपके जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के, डंक हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं, इन सब की हेल्प से बायोगैस या गोबर गैस बनाई जाती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी रिलीज इन द फिजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज़ नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। एक एटम के न्यूक्लियस के फ्यूज़न से जो एनर्जी निकलती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए द मेन टॉपिक है इसमें फिर फॉलोइंग आपके हमारे इंडिया के अंदर तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये महाराष्ट्र में है जिसको 1969 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इट इज़ स्टार्टेड इन 1983 इन चेन्नई तमिलनाडु। कोटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इट इज़ स्टार्टेड इन 1973 इन कोटा राजस्थान। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये कहाँ है आपका? नरोरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये 4 मेन पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। बाकी एक बार जो चीज़ें इस पर छूट गई हैं मेन पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो पॉइंट्स छूट गए हैं उसको आप घर में रीड करिएगा और इन केस यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज यू मे कॉन्टेक्ट अस। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।